हे एवरीवन, वेलकम टू अरविंद उपाध्याय सर हिंदी पॉडकास्ट। हेलो गाइस। मेरा दोस्त है मतीन और हम दोनों बात कर रहे हैं भाई रेट रेस के बारे में। रेट रेस आपको मालूम ही होगा, आपने कभी सुना भी होगा रेट रेस क्या होता है। हम किस तरह से लाइफ में ज़्यादातर टाइम रेट रेस ही फॉलो करते रहते हैं। मतीन, तुम बोलो कुछ इसके बारे में रेट रेस के। रेट रेस तो एकदम घटिया थिंग है भाई। 9 से 9 to 5 जॉब, अच्छा बारिश दिन। हाँ, 9 to 5 एक्चुअली में होता क्या है ना, देखो दो चीज़ें होती हैं। कभी कभी लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं रहते, इसलिए उन्हें 9 to 5 करना पड़ता है। मैं ये बात को नहीं मानता कि ये सच है कि जो लोग 9 to 5 करते हैं वो लोग घटिया हैं ये, या फिर उनकी कोई मजबूरियाँ होती हैं इसलिए लोग 9 to 5 करते हैं। और यहाँ मैं बात को मानता हूँ, हमारा प्रेशर होता है हमारे ऊपर। अच्छा, तुम खुद ही इस बात को सोचो कि एक लड़का है, उसको चारों तरफ से प्रेशर किया जा रहा है। प्रेशर इस तरह से किया जा रहा है कि जो हमें पैसे की ज़रूरत है, तुम 18 साल से ऊपर हो गए, तुम पैसे कमा के लाओ। बट उसको मतलब जॉब के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। वो सिर्फ जॉब ही करेगा, इन्वेस्टमेंट ना करेगा, ये तो गलत है ना। हाँ, इन्वेस्टमेंट्स करना ज़रूरी है, लेकिन समझो 12,000 कमाता है, कई हर महीने 1 से 2,000 भी इन्वेस्ट कर रहा है शेयर मार्केट, स्टॉक, एंड देन 10,000 में उसके खर्चे निकल रहे हैं, देन ठीक है ना। हाँ, ये आइडिया आपका सही है, ये सुझाव मैं भी मानता हूँ। अगर आप लोग कहीं भी जॉब वॉब कर रहे हो और अगर आप 12,000 रुपये कमा रहे हो तो वहाँ उसमें से आप 2,000 मिनिमम 1,000 रुपये है कि नहीं, कम से कम 1,000 तो कोई भी हाँ, तो 1,000 भी उसमें से निकाल के आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? स्टॉक में, शेयर्स में, नहीं तो एफडी में, म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाँ बिल्कुल। आप जैसे 12,000 रुपये कमा रहे हो तो उसमें से 1,000, 1,500, 2,000, 10,000 आप रख लो अपने रूम रेंट के लिए, अपनी फैमिली के लिए, या फिर खर्चों के लिए, ग्रोसरीज़ के लिए और चीज़ों के लिए। लेकिन 1-2,000 आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कहाँ पे करो? स्टॉक में, है कि नहीं? स्टॉक में, स्टॉक्स में, शेयर्स में। अच्छा, आपके पास ये क्या बोलोगे कि जैसे जो लोग बच्चे हैं, जैसे जो कोई 18-20 साल के और उन्होंने नई नई कंपनी को ज्वाइन किया, 12-15 जो उनकी जॉब है, उन्हें किस चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उन्हें कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे पैसे लगाना चाहिए? रियल इस्टेट में। अच्छा, रियल इस्टेट में आप प्लॉट्स, मतलब इनकी प्राइस मतलब डे बाय डे ग्रो होती रहती है। स्टॉक्स, यस, स्टॉक में उन्हें जाना चाहिए। अच्छा मतीन ब्रो, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि ज़्यादातर इंडियंस जो होते हैं ना, वो कंफ्यूज होते हैं कि स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, रिस्की होता है, ये सब मतलब भावनाएं होती हैं लोगों की। इसमें क्या कहना चाहोगे? मतलब कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये ज़्यादा रिस्की होता है और लाइफ में रिस्क क्या होता है, ये सब इसके बारे में कुछ बताओ। मतलब देखिए ना, रिस्क कहाँ नहीं है। अभी आप रोड पे चल रहे हो, गाड़ी में ठोक दिया, जान की रिस्क है। अभी आप किधर जा रहे हो, कुछ हो गया, रिस्क है क्या किधर? वैसे मतलब लाइफ में ग्रो होना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। ये बात मैं भी मानता हूँ भाई। देखो रिस्क हर जगह ज़िंदगी में है। ज़िंदगी के हर एक मोड़ पे तुम सो रहे हो, कल सुबह उठोगे, क्या पता उठोगे या नहीं उठोगे, नहीं पता किसी को। तुम भी मर सकते हो यार। मतलब हर एक आदमी का एक रिटर्न टिकट है, वो कभी भी चला जाएगा यहाँ से। तो रिस्क तो हर चीज़ में है। तुम सड़क से जा रहे हो, कोई पीछे से आकर ठोक दिया, मर गए, रिस्क है ना भाई। और इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम रोड पे जाना ही बंद कर दोगे, है कि नहीं? रोड पे तो चलने और डेली का काम है तो करना ही है। करना तो इसलिए मैं तो कहता हूँ, मैं नहीं, जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे कि इलॉन मस्क का नाम ले लो, जेफ बेजोस का नाम ले लो, या फिर कोई भी सक्सेस, उन लोगों के इंटरव्यू अगर ध्यान से सुनो तो वो लोग यही बोलते हैं, रिस्क लो, अभी समय है, अभी समय है, अभी समय है। एक बार मैं एक इलॉन मस्क की वीडियोस देख रहा था, उनमें उन्होंने बताया कि अभी तुम्हें रिस्क लेने की अच्छी समय है, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, जब तुम रिस्क नहीं ले पाओगे ब्रो, जब तुम पे मतलब जिम्मेदारी रहेगी ना, बीवी की, बच्चों की, फैमिली की। जब तुम चाहो बिजनेस करना तब भी तुम नहीं कर पाओगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। देखो अगर इमेजिन करो कि हमारी शादी हो जाती है, हमारे हम पे अभी तक हमारा खुद का खर्चा चलना था, माँ बाप ने कुछ सपोर्ट किया, कुछ हमने किया, लेकिन जब शादी हो जाती तो हमारे ऊपर बोझ, मतलब एक बर्डन हो जाता है ऊपर से। तो हमें हर महीने कुछ अमाउंट अर्न करने पड़े। क्यों अर्न पड़ेगी? खाना, मतलब हमें सर्वाइवल के लिए, खाना खाने के लिए तो पैसे लगेंगे ही ना। खाना पीना, अपने डेली की लाइफ की रूटीन के लिए तो थोड़ा फंड तो लगेगा ही ना। बिल्कुल, ये बात मैं भी मानता हूँ। जैसे मान लें कि कहीं पे हमें ज़िंदगी जीना है तो पैसे तो लगेंगे, खाने के लिए पैसे लगेंगे, उसके बाद में अब तुम शॉपिंग कराने तो ले जाना पड़ेगा, कपड़े तो लगेंगे ही ना। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा साथ, तू क्या सोचता है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में? जो लोग क्या कैसे इन्वेस्ट करने चाहिए और रियल इस्टेट क्या सही? रियल इस्टेट में मतलब तो बहुत सारे मतलब ये चीज़ें हैं, जैसे नहीं, रियल इस्टेट में लैंड हो गया। रियल इस्टेट तुझे क्यों लगता है कि सबसे अच्छा सेक्टर है इन्वेस्टमेंट करने का?
डे बाय डे उसकी प्राइसेस ग्रो होती रहती है ना। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, सबको मतलब रहने के लिए घर चाहिए, शेल्टर चाहिए। देखो हमें एक बेसिक मतलब एक नॉर्मल ज़िंदगी में 4 चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। या फूड इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होगी, ये अपने मतलब इन्वेस्टमेंट कभी भी करो और वो बंद नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। और रियल इस्टेट मैं क्यों मानता हूँ कि हम दोनों मानते हैं ऐसा कि रियल इस्टेट सबसे ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर आप 60-70 हज़ार महीने का कमा रहे हो, है कि नहीं। अगर एक कुछ लोगों के पेमेंट होते हैं 1 लाख 1.5 लाख कमाते हैं, जिससे लोग मैनेजर हो गए, और कुछ लोग हो गए अच्छे जॉब जिनके पास होते हैं, सरकारी गवर्नमेंट का हो गया, तो उन लोगों को रियल इस्टेट में जाना चाहिए, है कि नहीं। इसलिए जाना चाहिए क्योंकि देखो सपोज करो एक प्रॉपर्टी आपने खरीद ली 30 लाख या फिर 40 लाख में खरीद ली, तुम खुद ही देखोगे कि 1-2 साल बाद उसकी प्राइस हो जाती है। उसको होल्ड करके रखो, होल्ड प्रॉपर्टी ले रहे हो भाई, मैं तो मानता हूँ जिस तरह स्टॉक को होल्ड करके रखते हो, स्टॉक से ज़्यादा ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें प्रॉपर्टी पे मिल जाता है। ऑब्वियसली। अब किधर समझो खेती के इधर मतलब कुछ रोड वगैरह बन रहे हैं, लैंड की प्राइस तो बढ़ जाएगी। और मैं तो जनरली कहूँगा कि आप एग्रीकल्चर लैंड लो। क्यों? क्योंकि उस पर टैक्स भी नहीं देना रहता। अभी मैंने रिसेंटली न्यूज़ में सुना था कि इसकी बेटी मतलब अमिताभ बच्चन की बेटी ने और वहाँ पे जॉब मतलब एग्रीकल्चर लैंड में कुछ ज़मीन खरीदे, तो वहाँ पे उन्हें टैक्स भी नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं। जैसे गांव में टैक्स वगैरह नहीं लगता। हाँ, मतलब मैंने कुछ अभी पिछले हमारे पापा ने कुछ एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो वहाँ पे हमें हर साल प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ा, मतलब हर महीने देना पड़ता प्रॉपर्टी टैक्स। लेकिन अगर गांव में तुम प्रॉपर्टी खरीदते ना, वहाँ पे एग्रीकल्चर दिखा के आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ता है, क्योंकि वो लैंड जो होती है ना फर्टाइल होती है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हो। और एग्रीकल्चर में छूट देते हैं, मतलब अच्छी खासी छूट मिल जाती है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप गाँव में ज़मीनें खरीदो। और गांव में एक और बिजनेस है जो आदमी कर सकता है, मतलब पेट्रोल पंप का बिजनेस। अभी मतलब अपने को सिटी एरिया में पेट्रोल पंप खोलना है, 1 to 2 CR का जाएगा, बट शेल्टर एरिया में मतलब 25 लाख में आपको बन के मिल जाएगा, आपको टैक्स भी नहीं देना है। इसमें ना फ्रेंचाइजी कॉस्ट भी रहती है ना, ऑल इंक्लूडिंग बोल रहा हूँ मैं। हाँ, कि वहाँ पे गांव में एक्चुअली में लैंड एक्वायर करना भी सस्ता हो जाता है। एकदम मतलब एकदम लो कॉस्ट आती है उसमें, तो कुछ दिक्कत की बात। ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है? जैसे कॉमर्शियल जगह पे वहाँ पे लैंड की प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई रहती है, डिमांड बहुत ज़्यादा, कॉम्पिटिटर भी होते हैं ना। बात में दम है एक्चुअली। हमें ना जैसे हमारे पास अगर अच्छी खासी इनकम आ रही है नियरली 70,000 पर मंथ, 60,000, तो हमें कुछ ऐसा रियल इस्टेट में कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीद लेनी चाहिए और उसे होल्ड करके रखना चाहिए 4-5 सालों तक, 10 सालों तक। सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए भी, है कि नहीं। मतलब अगर हम प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते थे, कुछ साल को होल्ड करके रखते हैं और फिर उसे या तो सेल आउट करते हैं या फिर रहने देते, तो भी प्रॉपर्टीज़ की कीमत बढ़ती रहती है कि नहीं। अच्छा तुम खुद ही सोचो, मैं एक बीच रिसर्च कर रहा था, वहाँ पे सोचा था इमेजिन करो इतना बड़ा हमारे पास ज़मीन है, 10 लोग आज रह रहे हैं, कल 20 लोग रहेंगे, तो कैसे रहेंगे? या तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाएगी या फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि हमारे पास इन्वायरमेंट जगह ही नहीं बच रही है। इसलिए तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, जैसे 100 फ्लोर हो गया, 200 फ्लोर हो गया। हाँ, मैं खुद ही गया था नवी मुंबई में, मैंने वहाँ पे देखा भाई 75 फ्लोर तक बिल्डिंग्स बन गई। मैं बहुत बड़ी मतलब मैं देख के दंग रहेगा, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स। मैंने एक्चुअली मैं गांव में यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे गांव में वो छोटी छोटी बिल्डिंग मतलब घर देखने को मिल रहे थे। ज़्यादातर मैं जब छोटा था तो छपरे के घर या फिर ऐसा वैसे घर रहते थे, तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। लेकिन पहली बार जब मैं यहाँ पर आए ना, मुझे इतनी बड़े बड़े बिल्डिंग देख के मैं हैरान सा रहेगा भाई। मतलब ये नासिक में भी डेवलपमेंट है तो थोड़ा बहुत बिल्डिंग्स है कि, और मुंबई में आज के समय में भाई जाओ तो देखने को मिलती है सब स्काई क्रेपर्स बिल्डिंग है। ये गाइस रियल इस्टेट मतलब बहुत अच्छा मतलब इन्वेस्टिंग आइडिया है। आपको इन्वेस्ट करना है तो रियल इस्टेट में भी आप कर सकते हो, एकदम प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बट इसमें पेशेंस चाहिए। रियल इस्टेट में पैसन है। और एक चीज़, हाँ गाइस, हाँ एक मेरे पास अभी आइडिया है। देखो अगर सपोज करो तुम्हें रियल इस्टेट में बिज़नेस करना है और तुम्हारे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, तो भी आइडिया है। आइडिया क्या है पता है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आप 50,000 महीने का कमा रहे हो, आपको एक घर लेना है, आप बैंक के पास जाओ, ठीक है, और बैंक से बोलो कि हमें ये होम लेना है, वो होम लोन देगा। होम लोन की जो इंटरेस्ट रेट रहता है ना, वो भी कम रहता है, वो नियरली 9%, 8 से 9% इंटरेस्ट रेट पे एक होम लोन दे देते हैं 30 लाख 40 लाख का।
ठीक है। तो इसमें अगर इंटरेस्ट रेट भी कम है, अच्छा एक चीज़ और बता देना चाहूँ तो 8 से 9% इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। एक बिज़नेस में तुम 15 से 20% इंटरेस्ट रेट कमा सकते हो आराम से, है कि नहीं, और ज़्यादा ही। तो अगर इतने कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिल जाए तो आराम से हम ले सकते हैं। और ये काम का ये कर सकते हो, एक घर खरीदे 20 लाख रुपए में, अब वो घर क्या करो, रेंट से दे दो, आप उसकी जो रेंटल इनकम आएगी उससे ईएमआई भी पे करो एंड अपना प्रॉफिट भी निकालो। बिल्कुल सही, ये आइडिया अभी मैं बोलने जा रहा था। जैसे कि एक इन्वेस्टर है यूनाइटेड स्टेट में, रॉबर्ट कियोसाकी, जिनकी बुक है रिच डैड पुअर डैड। हाँ, ऑब्वियसली सबने रीड की होगी रिच डैड। उनका एक ही सिद्धांत है, आज उनके पास 7 बिलियन से ज़्यादा के लोन है, मतलब फिर भी वो बहुत अमीर आदमी है, रॉयल स्टार में घूमते हैं। इतना ज़्यादा कर्ज होने के बाद वो कहते हैं ये मेरे ऊपर कर्ज ही नहीं भाई, इससे ज़्यादा तो मेरे पास प्रॉपर्टीज़ है। इमेजिन करो कि तुमने 20 लाख रुपए लोन लिए है, अब तुम्हारे पास 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, तुरंत ही 10 दिनों बाद उसकी प्राइस क्या होती है, 25 से 30 लाख हो जाती है। अगर तुम करेंट टाइम में बेचो ना तो भी 30-25 लाख की बेचोगी। अभी मैंने जो हमने फ्लैट खरीदा था वो नियरली 17 लाख में खरीदा था, आज उसकी कीमत है 25 लाख। तो कैलकुलेशन कर सकते हो कितने 8 लाख का प्रॉफिट होगा। 8 लाख का प्रॉफिट जस्ट 8 ईयर में, मतलब हर एक साल में 1 लाख रुपए कम है क्या। और हमारे पास पैसे थे क्या लेने के, किसने दिया पैसे, बैंक ने। हाँ भाई, यू डोंट नीड मनी, मतलब आपको पैसे रहने की भी ज़रूरत ना है। आज समय अमीर बनना है तो मैंने एक फार्मूला तुम्हारे साथ तो कभी बताया था कि OPM, अदर पर्सन मनी। अदर पर्सन मनी कहाँ पे होता है, बैंक के अंदर रहता है। लोग पैसे कहाँ जमा करते हैं, बैंक के अंदर। हाँ, इसलिए बैंक्स में काफ़ी मतलब अमाउंट में हम वहाँ से कुछ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट पे ही काफ़ी ज़्यादा मतलब अमाउंट पे हम पैसे रेज कर सकते हैं। पैसे रेज करने के कुछ ही जेन्युइन तरीके हैं। क्या क्या तुम्हें मालूम? कोलेटरल देना, कोई गारंटर। हाँ, और दूसरा पहला अपनी फैमिली से रेज करो, बोलो कि मुझे इतने पैसे चाहिए ये काम करने के लिए जी। और दूसरा अपने दोस्तों से ले लो, अपने रिश्तेदारों से ले लो। और हाँ, ये बहुत सही तरीका है। ये सही तरीका कब है, जैसे तुम कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, तो ज़्यादातर लोग बूथ स्टेपिंग बोलते हैं इसे, मतलब खुद से स्टार्ट करना। तो ज़्यादातर लोग अपने भाई बहन, बड़े जिसके भाई होते हैं, कमा रहे हैं, अमीर हैं, उनसे ले। अभी देखो जेप्टो का नाम हमने सुना होगा, ग्रोसरी स्टार्टअप, उसमें ज़्यादातर पैसे अपने पिताजी से लिया था। उसके पिताजी बिलियनियर भी तो थे ना। हाँ, उनके पिताजी बिलियनियर नहीं थे, लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट फर्म मैनेज करते थे जो कि बिलियंस में मैनेज करते थे। मतलब एक बड़ा पैसे जो होल्ड करते हैं, जैसे बैंक रहते हैं तो बैंक क्या करते हैं, लोन देते हैं लोगों को, लेकिन उनके पास भी 5000 करोड़ का डिपॉजिट उनके बैंक अकाउंट में रहता ही है कि कैसे से ख़राब सिचुएशंस आ जाए तो फिर उसे एक साथ। इससे बैंक का काम क्या होता है कि लोगों को पैसे जमा करना और लोगों को लोन देना, और कुछ पैसे क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देना पैसों का, ठीक है, जैसे FD हो गया, इन सब चीज़ों में। तो बैंक इससे पैसा कमाती है। बैंक पैसे कैसे कमाती है, लोन देने से। और दूसरा, हाँ, दूसरा कैसे कमाती है, दूसरा कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके। जैसे तुम्हें लगता हो कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक होते हैं ना, जैसे कि TCS के हो गए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हो गए, इन सब के स्टॉक्स भी ना मतलब बैंक्स खरीदती है, आपको मालूम हो या ना हो, लेकिन ऐसा होता है कि निफ्टी हो गया और जो हाई वैल्यूड स्टॉक हो गए ऊपर के, उन सबको भी मतलब बैंक उनकी स्टॉक्स खरीदती है पैसे बनाने के लिए, ठीक है। तो मतलब इस तरह से हम इस बात को जोर दे सकते हैं कि हम फोकस कर सकते हैं, और इस बात को अच्छी तरह से जोर दे सकते हैं कि अगर आप अच्छे से बैंक को समझते हो, आप अच्छे से डेप्थ को समझते हो, डेप्थ मतलब लोन लेंगे, तो आप उससे भी पैसे बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी की अगर आप इंटरव्यूज़ देखो तो वो कहते हैं कि पैसे एक टॉयलेट पेपर की तरह है भाई, तुमसे समझना चाहिए कि पैसों की कोई वैल्यू ना, पैसे वैल्यू किस चीज़ पे। और उन्होंने बताया हमें, कई सारे इंटरव्यू हमने देखे, उनके 2 डैड थे ना, एक रिच वाले डैड थे और एक पुअर डैड थे। तो उन्होंने क्या बताया कि जो पढ़े लिखे डैड है वो पुअर डैड है, गरीब डैड है। जो अनपढ़ 8वीं पास डैड थे वो रिच डैड थे, क्योंकि फैक्ट्रीज थी भाई, वो एम्प्लॉयमेंट देते थे, लोगों को रोजगार देते थे। उनके डैड पहले डैड में पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके बिल्स मतलब एकदम एंडिंग में पे होते थे। हाँ, एंड उनके रिच डैड थे तो मतलब वो पहले ही जमा कर देते थे। वही वाली सिचुएशन है। एंड उनका बेटा भी उनके रिच डैड से इंस्पायर था ना, थोड़ी ना उसके पुअर डैड।